सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आज फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम देखेंगे एक कहानी, अनोखी दुनिया। फिर शब्द और वाक्य के बारे में सीखेंगे एक गेम के जरिए जिसका नाम है ठीक ठाक। उसके बाद हम लोग विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्दों की पढ़ाई करेंगे और वाक्य बढ़ाओ कहानी बनाओ के जरिए कहानी बनाना सीखेंगे। फिर एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, गेस मी। उसके बाद गणित की कक्षा में शामिल होंगे और गणितीय संक्रियाओं और ज्यामिति की पढ़ाई करेंगे और अंत में पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी अंग्रेजी की, जिसमें हम एक स्टोरी के माध्यम से नए नए शब्दों को सीखेंगे। स्टोरी का नाम है इन द पार्क। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई और साथ साथ में मस्ती भी। सभी को बुला लीजिए, साथ बैठकर ही सबसे ज्यादा मजा आता है ना। चलिए आवाज लगाइए, अपने भैया बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबको बुला लीजिए। आज हम एपिसोड में रोज की तरह ही हिंदी और गणित सीखेंगे। सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी की एक कहानी सुनते हैं और उस कहानी के बाद हिंदी के ही कुछ खेल भी खेलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मौसी, मैं तो अपने स्कूल का काम कर रही हूँ और वो देखिए, काका तो कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे हैं। वो तो अभी किसी और ही दुनिया में हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे थे। अरे नहीं काका, मैं तो यह कह रही थी कि आप तो किसी और ही दुनिया में हैं। देखा बिट्टू, कुछ नहीं सुन पाए तुम्हारे काका। हमने तो कितनी बातें की इनके बारे में। मैं तो जानता ही था कि मेरे पीठ पीछे चुगली होगी मेरी। अरे काका, मौसी मजाक कर रही हैं। लेकिन बिट्टू, क्या तुम जानती हो कि सच में अपने आसपास और भी दुनिया होती है? नहीं मौसी, मुझे तो बस हम जहाँ रहते हैं उसी दुनिया के बारे में पता है। क्या सच में और भी दुनिया होती है? हाँ, पक्षियों की दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, पानी में रहने वाले जीवों की दुनिया, कीट पतंगों की दुनिया। मतलब जो भी जीवित प्राणी हमारे आसपास हैं, उन सब की दुनिया ही हमारी तरह है। बिट्टू, तो आज इसी बात पर कहानी सुनाता हूँ जो पानी में रहने वाले जीवों की दुनिया से संबंधित है। अच्छा काका, सुनाइए। तो सुनो। अनोखी दुनिया। कोको समुद्र के पास एक पहाड़ी पर रहती थी, मगर कोको को समुद्र के नजदीक जाने की अनुमति नहीं थी।
एक रात वह सबसे छुपकर समुद्र किनारे पहुंच गई। वह समुद्र की आती जाती लहरों को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसे लहरों के साथ एक मछली दिखाई दी। कोको ने मछली से दोस्ती की। मछली का नाम खुशी था। बात करते करते रात हो गई। खुशी मछली कोको को अपने घर लेकर चली। खुशी ने इशारा किया, उस तरफ है मेरा घर, जल्दी चलो। कोको ने अपना चश्मा पहना और खुशी की पूंछ पकड़ ली। यह नई दुनिया देखकर कोको को बड़ा मजा आ रहा था। खुशी ने उसे ओजी ऑक्टोपस से भी मिलवाया। अब 2 दोस्त से 3 दोस्त हो गए। एक बड़ी मछली को देखकर कोको जोर से चिल्लाई। खुशी ने बताया, ये तो उसकी माँ है, टूना। टूना मछली कोको को समुद्र की बातें बताने लगी। सबने खूब बातें और मस्ती की। कोको बोली, आपकी दुनिया बहुत ही अच्छी और अनोखी है। इतने में सुबह हो गई और कोको अपने घर वापस आ गई। बिट्टू और बिट्टू की मौसी, ये समुद्र की कहानी कैसी लगी? कहानी तो एकदम मस्त थी। अच्छी कहानी थी। आप सभी ने कहानी सुनी और समझी। तो आइए आज हम बाल साहित्यकार और समीक्षक श्री मनु मनोहर चमोली जी का इस कहानी पर विचार सुनते हैं। नमस्कार। अनोखी दुनिया एक छोटी सी कहानी उन सब के लिए है जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। क्या आपने समुद्र देखा है और पहाड़? कभी मछली से बात की है? तो आज इस कहानी में आप पहाड़ देखेंगे, समुद्र देखेंगे, लहरों को आते जाते हुए देखेंगे, मछली को देखेंगे, कोको से मुलाकात करेंगे, मछली की माँ टूना से भी तो मिलोगे। कितना अच्छा लगेगा। कहानी के बाद कुछ सवाल मन में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कोको का एक रात सबसे छुप कर जाना आपको कैसा लगा? सोचना, पता करना कि आखिर समुद्र की दुनिया है कैसी। काश मछलियाँ आपकी तरह कपड़े पहनकर बाजार घूमने जाती, आपकी और हमारी तरह नहाने के बाद धूप सेका करती। तो कहानी का मज़ा लीजिए और समुद्र की दुनिया के बारे में पता कीजिए। आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो पहाड़ की कल्पना कीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ ये जगह समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो है ना मज़ेदार बात? तो एक मज़ेदार कहानी देखिए, अनोखी दुनिया। धन्यवाद। तो इस पर कुछ सवाल जवाब हो जाएं? हाँ, लेकिन आपसे नहीं, आज बच्चों से। हमने कहानी सुनी, श्री मनु मनोहर चमोली जी के विचार भी सुने। मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी समझ भी जरूर आई होगी। तो आप कुछ प्रश्नों पर घर पर चर्चा कीजिए, इनका उत्तर सोचिए, लिखिए और किसी को बताइए। मेरा पहला प्रश्न, कोको को समुद्र के पास जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? दूसरा प्रश्न, जब आप कोई नया दोस्त बनाते हैं तो उसे अपने घर के सदस्यों से कैसे मिलवाते हैं? तीसरा प्रश्न, यदि आप कोको होते तो क्या समुद्र के अंदर जाते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ काका, खेल अभी बाकी है। हाँ बिट्टू के काका, तो शुरू कीजिए, किसका इंतजार है? तो शुरू करते हैं ये खेल। तो आइए खेल शुरू करते हैं ठीक ठाक। अब ये खेल है क्या? तो इस खेल में आपको एक अनुच्छेद सुनाई देगा।
और उस अनुच्छेद को आपको पहले सुनना है, उसके बाद उस अनुच्छेद के शब्दों को क्रम में लगाना है। तो खेल शुरू करते हैं ठीक ठाक। गांव में एक तालाब है। तालाब बहुत बड़ा है। सब वहाँ नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं। गांव एक तालाब है, तो गांव में एक तालाब होगा, तो में ये रहा। हाँ, यही है, सुनकर देखें क्या? में यही है, गांव में एक तालाब है कहाँ रहा? ये है। इसको लगाकर देखते हैं। है। गांव में एक तालाब है, इसके बाद तालाब बहुत बड़ा है। यही होगा। तो 3 अक्षर का शब्द यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इन दोनों को सुन के देखते हैं। कपड़े। कपड़े बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, तालाब बहुत बड़ा है। हाँ, तालाब शायद। यही है, तालाब बहुत बड़ा है, ये रहा है। वहाँ नहाते हैं, तो कौन नहाते हैं? सब वहाँ नहाते हैं, तो यही होगा, सब। सब वहाँ नहाते हैं, ये रहा है। ठीक है, अब 2 बचे हैं, तो कपड़े भी धोते हैं, तो ये रहा कपड़े। कपड़े भी धोते हैं। अगला देखते हैं। हरी हरी मिर्च, खूब तीखी मिर्च, खाने में डलती है, मुंह को जलाती है। ठीक है, तो हरी हरी मिर्च, ये बिल्कुल कोने में बाएं तरफ रहा। यही होगा, मिर्च। खूब तीखी मिर्च। हाँ, अब दूसरा भी मिर्च, ये रहा मिर्च। इसके बाद है खाने में, तो में कहाँ गया? ये रहा, मिल गया। में डलती है शायद यही है, सुनकर देखे। अब जलाती है, तो मुंह को जलाती है। तो मुंह, ये रहा 2 अक्षर वाला, को 1 अक्षर वाला, को। चलते हैं। नदी का घाट बड़ा है, सब यहाँ नहाने आते हैं, देर तक नहाते हैं, खूब मजे करते हैं। का बड़ा है, नदी का घाट बड़ा है, नदी का घाट बड़ा है। हाँ, ये रहा, नदी का घाट, ये शायद घाट ही लिया, घाट यही है। बड़ा है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कोई भी उठा लेते हैं। ये देर के पास वाला उठा लेते हैं। अच्छा, वो है और वो है, वो ये रहा। है। ठीक है, सब यहाँ नहाने आते हैं, ये रहा आते। हैं। अब बिंदी वाला है आएगा। हैं। देर तक नहाते हैं, तक ये रहा, देर तक नहाते हैं, ये वाला है। बिंदी वाला है। खूब मजे करते हैं, आखिरी में करते ही बचा है। करते। वाह 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 वाह, बिट्टू और बिट्टू की मौसी,
तुम दोनों ने तो बड़े अच्छे तरीके से ये खेल खेला। खेल तो मजेदार था, वाक्यों को क्रम में लगाने में बहुत मजा आ रहा था और उन्हें तोड़ने में भी। अच्छा काका, अब एक और खेल खेलें। एक और खेल? कौन सा? उल्टे शब्दों वाला। चलो खेल कर देखें। उल्टे शब्दों वाला मतलब कुछ नहीं, खेल कर देखते हैं, पता चल जाएगा। क्या कहती हो, खेलें? शुरू करो बिट्टू। तो खेल शुरू करते हैं विरुद्धार्थी शब्दों वाला। आप इसे विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो विलोम शब्द का मतलब जो उसका उल्टा हो। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सही विलोम शब्द ढूंढकर शब्दों के आगे लगाइए। अच्छा, तो यहाँ पर अधिक का उल्टा ढूंढना है, यानी विलोम शब्द। अधिक मतलब ज्यादा, तो उसका उल्टा कम। तीसरे नंबर पर ये रहा, यही होगा। फिर है दाता। दाता मतलब जो देने वाला है, और दाता का उल्टा मतलब मांगने वाला होना चाहिए। तो मांगने वाले को क्या कहते हैं? मांगने वाले को शायद याचक कहते हैं, क्योंकि डरपोक तो होगा नहीं, रात भी नहीं होगा, कम तो हो नहीं सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता, अंत भी नहीं हो सकता, तो याचक ही होगा। यहाँ याचक ही है। कम का उल्टा अधिक भी होता है और कम का उल्टा ज्यादा भी होता है, तो ज्यादा ये रहा। अब साहसी का उल्टा बचा क्या क्या? रात और अंत, तो और डरपोक भी, तो साहसी का उल्टा डरपोक होगा। एक बार देखते हैं क्या ये सही है। थैंक यू। तरुण। तरुण का उल्टा क्या होता है? ये तो मुझे नहीं पता है, चलो बाकी करके देखती हूँ। असली का उल्टा होगा नकली। नकली ये रहा। अब हर्ष मतलब होता है खुशी, तो हर्ष का उल्टा होगा शोक शायद। शोक लगा कर देखते हूँ। ये भी शायद सही है। अब ठोस मतलब होता है जो अंदर से बिल्कुल ठोस है। ठोस का उल्टा क्या होगा? शायद तरल। ये हो सकता है। हमने पढ़ा भी है कि ठोस, तरल और गैस 3 प्रकार की हमारे आसपास चीजें होती हैं। तरुण का उल्टा शायद कायर। लगा कर देखती हूँ, देखें क्या ये सही है। Try again. ओ, कायर नहीं होता है, समझी। तरुण का अर्थ होता है जवान। तो ये वृद्ध जो होगा वो होगा इसका उल्टा। अब देखते हैं। तो जल का उल्टा। जल का उल्टा थल। ये तो आसान था, ये रहा थल। फायदा का उल्टा नुकसान। ये भी आसान है, ये रहा नुकसान। सफल का उल्टा असफल। अरे इस बार तो बहुत आसान पूछ रहे हैं ये। छोटा का उल्टा बड़ा। ये भी आसान है, देखें सही है या नहीं। थैंक यू। आगे चलते हैं। सरल का उल्टा कठिन होना चाहिए, तो कठिन कहाँ है? ये रहा। शिखर। शिखर का अर्थ क्या होता है? ये मैं बाद में करूंगी। रक्षक। रक्षक मतलब जो रक्षा करता है। रक्षक। भक्षक, ये मैंने टीवी में देखा था। ये रहा भक्षक। ऊंचा का उल्टा नीचा। ये तो आसान है,
ये रहा नीचा। अब शिखर में मैं अटक रही हूँ। शिखर का मतलब हो सकता है ऊंचा, तो नीचा भी होना चाहिए। नहीं, नुकसान, तरल, धरातल। धरातल लगा कर देखती हूँ। देखिए ये सही है नहीं? थैंक यू। आगे चलते हैं। क्या बात है बिट्टू, बढ़िया खेल था ना? बिट्टू, तुम कुछ जगहों पर अटक गई थी। हाँ मौसी, मुझे जिस शब्द का मतलब नहीं पता था वहाँ मैं अटक गई। जैसे तरुण। तो ये पता चल गया कि तरुण का अर्थ क्या होता है। हाँ, तरुण का अर्थ होता है जवान। शाबाश बिट्टू, शाबाश। तुम्हें अभी तक याद है। तो अब एक नया खेल खेलें? हम जानते हैं और तैयार भी हैं। हाँ, मैं भी। लेकिन आप यह तो बताइए कि आप किस खेल की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ इस खेल की। ये खेल है वाक्य बढ़ाओ, कहानी बनाओ। और खेल पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए ये मत पूछना कि इस खेल में क्या होगा, कैसे खेलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी एक बार और बता दीजिए कि ये खेल कैसे खेलना है। अच्छा ठीक है, तो सुनो। इस खेल में मैं एक वाक्य बोलूंगा और तुम दोनों को बारी बारी एक एक वाक्य बोलकर कहानी को आगे बढ़ाना होगा। समझ में आ गया ना? तो शुरू करें। बढ़िया है खेल तो। मजा पहले भी आया और अब भी आएगा। काका, मौसी को खेल पसंद आ गया है। इसके पहले कि काम की सोचें और बोलें कि मैं चली अपना काम करने। अब झट से खेल शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है बिट्टू, आजकल मुझे पता चल गया है कि मुझे इसके लिए अलग से समय निकालना है, तो मैं पहले से ही सारे काम खत्म करके आई हूँ। क्या बात है मौसी, इसे बोलते हैं अनुकूलन। हाँ बिट्टू, तो मैं बोलता हूँ पहला वाक्य। चिंटू को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। बिट्टू की मौसी, अब तुम्हारी बारी है। चिंटू बाजार से नीले रंग की बड़ी सी पतंग और मांझा खरीद कर लाया। मकर संक्रांति का दिन आया। शाबाश बिट्टू, शाबाश। अब मेरा अगला वाक्य है। चिंटू पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक था। चिंटू अपनी छत पर जाकर सुबह से ही पतंग उड़ाने लगा। अच्छा, तो लेकिन सिर्फ वह ही नहीं था जो सुबह से पतंग उड़ा रहा था। आसमान में बहुत सी छोटी छोटी पतंगे दिखाई दे रही थी। अचानक चिंटू की पतंग किसी ने काट दी। चिंटू उदास हो गया। थोड़ी देर बाद दादाजी छत पर आए। चिंटू ने उन्हें सारी बात बताई। दादाजी बोले, कोई बात नहीं, चलो हम कटी हुई पतंगे ही लूटना शुरू करते हैं। चिंटू तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में उसके पास बहुत सी पतंगे थीं। चिंटू इतनी सारी पतंगे इकट्ठी करके खुश हो गया। एक बात बोल दें। अरे तुम दोनों तो कमाल के खिलाड़ी हो। कितना बढ़िया खेला तुम दोनों ने ये खेल, मजा आ गया। एक नई कहानी बना दी तुमने। तारीफ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद काका। तो आप भी इसी तरह का खेल खेलिए। खेल शुरू करने के लिए आपको यहाँ एक लाइन भी दे रही हूँ। लाइन है, दीपू बिस्तर पर लेटा पंखे को देख रहा था। इसके आगे आप वाक्य जोड़िए और कहानी बनाइए। तो जल्दी से शुरू कीजिए खेल। हेलो दोस्तों, आज हम पहेली पे बात करेंगे। आज मैंने अखबार में एक पहेली पढ़ी, बहुत ही आसान थी। क्या आपको पहेली सुलझाना अच्छा लगता है? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है और मैं उन्हें जल्दी सॉल्व भी कर लेती हूँ। आज का हमारा गेम भी ऐसे ही पहेलियों से भरा है। हमारे गेम का नाम है गेस मी। देखते हैं यह गेम है क्या। इस गेम में हमें कुछ आवाजें सुनाई दी जाएंगी। हमें वह आवाज सुनकर सही चित्र पहचानना है। हमें यहाँ 4 चित्र दिख रहे हैं, कुत्ता, मुर्गा, सीटी और ट्रम्पेट।
हाँ, इस संगीत के साधन को हम ट्रम्पेट बोलते हैं। चलिए आवाज सुनते हैं। क्या आपको पता है कि यह किसकी आवाज है? बराबर, ये सीटी की ही आवाज है। अब दूसरी आवाज। यह आवाज तो सबको पता है, यह कुत्ते की आवाज है। यह आवाज क्या आपने पहले सुनी है? ऐसा संगीत पहले फिल्मों के पहले सुनाई देता था। इसका सही जवाब है ट्रम्पेट। यह तो मुर्गे की बांग है, तो सही जवाब है मुर्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज तो हमने अभी देखी, यह आवाज तो ट्रम्पेट की है। दूसरी आवाज तो काफी मजेदार है। यह आवाज सुनी है आपने कहीं? सही कहा, आपने यह गोट यानी बकरे की आवाज सुनी है। ऐसी आवाज हम ज्यादातर समुंदर के पास सुनते हैं। यह आवाज बोट की है। यह आवाज तो घंटी की है। वाह, फिर से सारे जवाब सही। आगे बढ़ते हैं। यह आवाज तो हमने पहले भी सुनी है। सही कहा, यह बोट की आवाज है। अरे, यह आवाज तो हम रोज सुबह ब्रश करते वक्त सुनते हैं। यह ब्रश की आवाज है। ऐसी आवाज निकलकर हमारे कान के पास कौन भिनभिनाता है? मक्खी। जी हाँ, यह मक्खी की आवाज है। यह आखिरी वाली आवाज है बेल की। यह तो कुत्ते की आवाज है। आवाज सुनकर तो मैं डर गई। यह तो शेर के दहाड़ने की आवाज है। यह वाली आवाज तो हमने अभी सुनी है। यह आवाज तो घड़ी की है। और ये वाली आवाज मेंढक की। बस हो गया। बहुत सारी आवाजें पहचान ली हमने और बहुत से फूल भी इकट्ठा कर लिए। आप भी यह गेम खेलकर आवाज पहचानिए और मजे कीजिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। गुणा वीडियो श्रृंखला के इस तीसरे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। चलो अब हम एक सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन है। जिस सवाल को हल करना है वह है 22 गुणा 63। इसका मतलब है कि 2 दहाई और 2 इकाई को 63 से गुणा करना होगा। इसलिए पहले हम 2 दहाई और 2 इकाई को 3 से गुणा करते हैं। इसके बाद 60 से गुणा करते हैं। अब हम 2 इकाई गुणा 3 से शुरू करते हैं जो कि 6 इकाई के बराबर होगा। अब हम 2 दहाई यानी 20 को 3 इकाई से गुणा करते हैं। क्योंकि 20 गुणा 3 में एक शून्य है, इसलिए हम उत्तर में एक शून्य पहले से लगा देंगे। बचा 2 गुणा 3 जिसका हल 6 है। तो 20 गुणा 3 बराबर 60 होता है। हमने 22 को 3 से गुणा किया। अब हम 22 को 60 से गुणा करते हैं। पहले हम 2 इकाई को 60 से गुणा करते हैं। क्योंकि 2 गुणा 60 में एक शून्य है, हम उसके उत्तर में एक शून्य पहले से ही लगा देंगे। बचा 2 गुणा 6 जिसका उत्तर 12 है। तो 2 गुणा 60 बराबर 120 होता है। अंत में हम 60 और 20 का गुणा करते हैं। इसमें 2 शून्य हैं, इसलिए हम 2 शून्य उसके उत्तर में पहले से ही लगा देंगे। बचा 2 गुणा 6 जिसका उत्तर है 12। तो 20 गुणा 60 बराबर 1200। अब हम सबका जोड़ करते हैं। 6 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर हुआ 6। 6 दहाई जोड़ 2 दहाई बराबर हुआ 8 दहाई। 1 सैकड़ा जोड़ 2 सैकड़ा बराबर हुआ 3 सैकड़ा। और हमारे पास 1000 है, इसलिए उत्तर हुआ 1386। इसलिए 22 गुणा 63 होता है 1386। हेलो दोस्तों, आइए आज हम गुणा के कुछ सवाल हल करते हैं। तो सवाल है, एक खिलौने की कीमत 75 रुपए है, तो बताओ कि 14 खिलौनों की कीमत कितनी होगी। सबसे पहला काम, जो जानकारी हमें दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया है एक खिलौने की कीमत 75 रुपए है और हमसे क्या पूछा गया है, 14 खिलौनों की कीमत कितनी होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हमें क्या करना होगा। तो जब एक वस्तु की कीमत दी गई हो और हमसे अनेक वस्तुओं की कीमत पूछी गई हो, तब हमेशा हम गुणा करते हैं। तो इस तरह इकाई, दहाई और सैकड़े में हम अपने अंकों को बांट लेंगे। तो सबसे पहले बात 75 की। 75 में 5 इकाई के स्थान पर और 7 को दहाई के स्थान पर लिख देंगे। इसी तरह 14 में 4 को इकाई के स्थान पर और 1 को दहाई के स्थान पर लिख लेंगे। अब बात गुणा करने की है। तो सबसे पहले हम इकाई का गुणा इकाई के साथ करेंगे। इस तरह 5 गुना 4 बराबर 20। अब हम इकाई का गुणा दहाई के साथ करेंगे। तो इस तरह 4 इकाई पे और दहाई पे 7 यानी कि 70 है। इस तरह गुणा करने पर 280 प्राप्त होता है। इसी तरह पुनः इकाई का गुणा दहाई से या दहाई का गुणा इकाई से करेंगे। तो इस तरह दहाई पर 1 यानी 10 और इकाई पर 5 तो हुए 50। और अब दहाई का गुणा दहाई से, तो इस तरह
1 दहाई यानी 10 और 7 दहाई अर्थात 70। 70 का गुना 10 में अर्थात 700। और अब बारी है इनको जोड़ने की। तो इकाई से शुरुआत करते हैं। 0, 5 और क्योंकि हासिल 1 बचेगा तो उसे हम सैकड़े के स्थान पर लिख देंगे और इस तरह 10 सैकड़े। तो कुल हमें प्राप्त हुआ 1050। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक पेटी में 15 आम हैं, तो 26 पेटी में कितने आम होंगे? तो एक पेटी में 15 आम हैं और पूछा गया है 26 पेटियों में कितने आम होंगे। तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इस तरह अब हम 15 को इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। इसी तरह 26 को भी हम इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। और अब बारी गुणा करने की। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करेंगे। इस तरह 5 गुना 6 बराबर 30। और अब इकाई का दहाई से गुणा। इस तरह 10 गुना 6 बराबर 60। और अब दहाई का गुणा इकाई से करेंगे। तो इस तरह 20 गुना 5 कितना होता है? 100। और अब हमारा अंतिम चरण, हमें दहाई का गुणा दहाई से करना है। तो इस तरह 10 गुना 20 बराबर 200। और अब बारी है इन्हें जोड़ने की। तो शुरुआत करते हैं इकाई से। सबसे पहले इकाई पर तो कोई अंक ही नहीं है, इस तरह 0। फिर दहाई पर 9 और सैकड़े पर 3। इस तरह कुल अंक हमें प्राप्त हुआ 390। अगला उदाहरण, एक पंक्ति में 16 आम के पेड़ हैं, तो ऐसे 58 पंक्ति में आम के कितने पेड़ होंगे? एक पंक्ति में 16 आम के पेड़ हैं और पूछा क्या गया है? 58 पंक्तियों में आम के कुल कितने पेड़ होंगे? तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। और अब बारी इकाई, दहाई और सैकड़े में संख्या को बांटने की। तो इस तरह इकाई पे 6 और दहाई पर 1। इसी तरह 58 में इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 5 लिख देते हैं। और अब गुणा करते हैं। सबसे पहले इकाई का इकाई से। तो इस तरह 6 गुना 8 बराबर 48। और अब दहाई का गुणा इकाई से। तो इस तरह 10 गुना 8 बराबर 80। और फिर से दहाई का गुणा इकाई से। तो इस तरह 50 गुना 6 बराबर 300। और अब दहाई का गुणा दहाई से। तो इस तरह 10 गुना 50 बराबर 500। और अब इकाई पर है 8। दहाई में 4 और 8 को जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम इकाई का अंक 2 लिखकर इस एक हासिल को सैकड़े में लिख देते हैं। इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 और 1 4 और 5 9। तो इस तरह हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 928। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। कोण। आओ देखें एक कोण क्या होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि किरण क्या है, इसलिए जब 2 किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तब वह एक कोण बनाती हैं। इसलिए एक कोण ऐसा होता है जिसमें आपके पास एक बिंदु और उस बिंदु से शुरू होने वाली 2 किरणें होती हैं। पूरी आकृति एक कोण बनाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस बिंदु से दोनों किरणें शुरू हो रही हैं,
वह बिंदु B है और इसे शीर्ष कहा जाता है। यहाँ दो किरणें BA और BC हैं और इन्हें कोण की भुजाएं कहा जाता है। जब हम किसी कोण को दिखाना चाहते हैं तो यह एक प्रतीक है जो कोण को दिखाने के लिए उपयोग होता है। अब इस कोण को या तो मैं ABC कह सकती हूँ या CBA। इसका मतलब है जब हम किसी कोण का नामांकन करना चाहें तो शीर्ष हमेशा बीच में आता है। अब एक कोण को आरेखित करने के लिए यहाँ अलग अलग तरीके हैं। कोण को ऐसे खींच सकते हैं या इस तरह हो सकता है, या फिर यह ऐसा भी हो सकता है जहां दोनों भुजाओं की लंबाई समान ना हो, एक भुजा दूसरी से छोटी हो। अब अगर मैं दो कोणों की तुलना करना चाहती हूं तो मैं यह कैसे कर सकती हूं? मेरे पास यह दो कोण हैं। जब मैं इन कोणों पर नजर डालती हूं, मैं देख सकती हूं कि पहला कोण दूसरे कोण से बड़ा है। मैं यह कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि पहले कोण की भुजाएं अधिक फैली हुई हैं, दूसरे कोण की अपेक्षा ज्यादा खुली हुई हैं। यह कहना बहुत आसान है क्योंकि हम अंतर देख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी यह अंतर बहुत छोटा होता है और इसको आंखों द्वारा देखकर कहना मुश्किल होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी कोण को मापकर उसका माप बताएं। अब हम एक कोण को मापते कैसे हैं? एक इकाई जो कोणों को मापने के लिए उपयोग की जा सकती है उसे डिग्री कहा जाता है और यह डिग्री दिखाने का प्रतीक है। और कोण को मापते रहने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं उसे चांदा कहा जाता है। तो चांदे का उपयोग करके हम कोण मापते हैं और हम कह सकते हैं कि कोण 50 डिग्री है या 120 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो चलो इस चांदे को देखें। यहाँ पर नीचे एक रेखा है जिसे कि आधार रेखा कहा जाता है और आधार रेखा के मध्य में एक केंद्र बिंदु है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पैमाने हैं। वहां पर एक आंतरिक पैमाना है जो 0 से दाईं तरफ शुरू होता है और ये जो बाईं तरफ को जाता है 0 से 180 तक। और बाह्य पैमाना चांदे पर सबसे बाहर की तरफ होता है जो बाएं हाथ की तरफ 0 से शुरू होता है और दाईं तरफ को 180 तक जाता है। मान लो मैं इस कोण को मापना चाहती हूँ और मैं